सो लेट्स स्टार्ट विद लेक्चर नंबर 6 इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स। बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कंपटीशन के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अच्छे से समझना इसके जितने भी टॉपिक्स है, राइट। इसमें हमारे पास रूल आएगा फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, उसके बेस पे क्वेश्चन आता है, राइट। होता क्या है इसमें देखो, जैसे हमारे पास बीकर है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम दो बीकर लेते हैं, इसमें एक बीकर लेना है, ठीक है। और यहां पे आप प्लेट्स लोगे, प्लेट्स, और इनको करंट दोगे, प्लेट को करंट हम देंगे, है ना। तो इलेक्ट्रोलिसिस मतलब इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हमने केमिकल रिएक्शंस करवानी है, राइट। फॉर एग्जांपल मेरे पास NaCl है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, मोल्टन NaCl है, ठीक है। काफी तरह की इलेक्ट्रोलिसिस है, काफी सारे हमारे पास कंपाउंड्स हैं जिनकी हमने इलेक्ट्रोलिसिस समझनी है, वो मैं आपको सारा कराऊंगा। पहले एक इसका समझ लेते हैं। तो आप लोगों के हिसाब से क्या होगा, Na पॉजिटिव कहां जाएगा? हमने NaCl लिया, उसको मेल्ट कर दिया और बीकर में पड़ा, Na पॉजिटिव कहां जाएगा अकॉर्डिंग टू यू? यस, Na पॉजिटिव यहां जाएगा नेगेटिव प्लेट की तरफ, Cl नेगेटिव जाएगा पॉजिटिव प्लेट की तरफ, ठीक है। Cl2 यहां इवॉल्व होगी, Na यहां डिपॉजिट हो जाएगा, राइट। अब Na कहां पे जा रहा है? Na जा रहा है यहां पे, Cl यहां पे जा रहा है। तो पहले हम ऑक्सीडेशन लिखते हैं, ऑक्सीडेशन। और मैंने आपको बताया था ऑक्सीडेशन कहां होती है? एनोड पे, या कह सकते हो जहां ऑक्सीडेशन हो रही है उसको एनोड बोलते हैं, जैसे मर्जी। तो Cl उधर गया, Cl नेगेटिव, हाफ Cl2 बनेगा, इसलिए मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, Cl2 + 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। और रिडक्शन यानी कि कैथोड, चाहे ऐसे लिख लो जैसे मर्जी लिख लो, समझ आना चाहिए। कैथोड लिखना कैथोड लिख लो, इधर रिडक्शन लिख लो, आपकी मर्जी है। क्या आ जाएगा? सोडियम 2Na पॉजिटिव + 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स सोडियम, ठीक है। तो हमारे पास क्या बना, NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस करने पे बनता है Cl2 + Na। डायरेक्टली कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं, एनोड पे क्या बनेगा, कैथोड पे क्या बनेगा। यू कैन क्लियरली सी Cl2 जो है वो एनोड पे बनी बच्चे, और Na डिपॉजिट हुआ कैथोड पे। ये करने से पहले आपको एक डेफिनेशन लिखनी है इलेक्ट्रोलिसिस की, जल्दी हरी अप। इलेक्ट्रोलिसिस इज द प्रोसेस ऑफ, जल्दी लिखो, इलेक्ट्रोलिसिस इज द प्रोसेस ऑफ डीकंपोजिशन, process of decomposition of an electrolyte, process of decomposition of an electrolyte by the passage of electricity, by the passage of electricity through an aqueous solution, through an aqueous solution or molten, or molten, molten को और क्या बोलते हैं? fused, क्या बोलते हैं? fused, fused state of electric current, right? That's it. एक बार रिपीट कर दो। हाँ, okay. Electrolysis is the process of decomposition of an electrolyte by the passage of electricity, by the passage of electricity through its aqueous solution or molten, through its aqueous solution or molten state. बच्चे ये मैं आपको दोबारा समझाऊंगा, ठीक है। ये जनरल प्रोसेस है इलेक्ट्रोलिसिस का, एक आप लिख कर सकते हो, इसको बना लो फटाफट, जल्दी 2 मिनट में। यस, नेक्स्ट टॉपिक क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इसका मतलब ये है कि कितनी क्वांटिटी डिपॉजिट होगी, कितना करंट पास करने में, वो हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। समझ आया? हमने इलेक्ट्रोलिसिस करवाई, हमें कुछ सर्टेन अमाउंट चाहिए कि प्रोडक्ट कितना बने, है ना। हम मान लो इलेक्ट्रोप्लेटिंग करा रहे हैं, हमें कितनी थिकनेस लेके आनी है, तो हमें कितनी देर के लिए करंट पास करना पड़ेगा, कितना करना पड़ेगा, वो सारी कैलकुलेशंस हमें पता होनी चाहिए, राइट। तो उसके लिए हमारे पास एक रूल है, दैट इज फैराडे लॉ, राइट। देखो, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फैराडेज
लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडे का लॉ बहुत सिंपल सा था। फैराडे ने कहा, फॉर एग्जांपल कहता है, अगर आप जैसे सोडियम को डिस्चार्ज करा रहे हो, कहता सोडियम को डिस्चार्ज कराने के लिए आपको एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ा, एक एटम डिपॉजिट करवाने के लिए या एक आयन को डिस्चार्ज करवाने के लिए मेरे को एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ा, है ना। सिमिलरली अगर मैं Al3 पॉजिटिव लेता हूं तो Al3 पॉजिटिव के एक आयन को डिपॉजिट करवाने के लिए मेरे को 3 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। तो इसका ये मतलब हुआ, ये कभी भी फिक्स नहीं है कि एक आयन को डिपॉजिट करवाने के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है, उनके चार्ज पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये बात तो होगी साइड में, इसको हम रद्द कर देते हैं, इसकी हमें जरूरत नहीं है, हम पहले लॉ समझते हैं, ठीक है। एक आयन को डिपॉजिट करवाने के लिए चाहिए एक इलेक्ट्रॉन, दो आयन को डिपॉजिट करवाने के लिए चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, 3 को 3, 4 को 4, 5 को 5, 6 को 6। आगे आगे क्या आएगा बोलो, एवोगैड्रो को एवोगैड्रो, ठीक है। मतलब कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, 1 मोल ऑफ आयंस को डिपॉजिट करवाने के लिए 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना। तो 1 मोल ऑफ सोडियम एटम हमारे पास बन जाएंगे। इट इज क्लियर दैट कि जितना ज्यादा करंट पास करेंगे उतना मास डिपॉजिट होएगा, राइट। चलो एक बात तो क्लियर होगी, ये लॉ है, ठीक है। ये मैं आपको पहले बात फैराडे भी बता देता हूं क्या होता है। तो यहां से क्या है, जो ये है ना 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है उसको बोलते हैं 1 फैराडे। तो चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पे लिख रहा हूं, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन जूल कूलम, चार्ज गिवन कूलम इनटू एवोगैड्रो। 6.022, जहां समझ नहीं आएगा पूछ लेना। 10^23 इलेक्ट्रॉन्स। ये बच्चे नंबर कैलकुलेट करोगे ना 96, हाँ जी क्या बच्चे, ओके। मैं इधर से रब कर देता हूं, ये आपने कर लिया होगा, इसको इधर ही देते हैं, ये रब कर देता हूं। तुम्हारे पास आ गया चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इनटू एवोगैड्रो। ये मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई करोगे ना 9648 समथिंग आएगा, राइट। लेकिन हम इसको अप्रोक्सीमेट कर देंगे कितना, 96500 कूलम। और ये तो पार्टिकल है, इसके कोई यूनिट नहीं है, इसको हम डिफाइन करते हैं 1 फैराडे। ये आप लोग लिख लो 1 फैराडे, फिर डेफिनेशन लिखते हैं फैराडे फर्स्ट लॉ की, राइट। ये लिख लो, देखो फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ कहता है जितना ज्यादा चार्ज दोगे, Q रिप्रेजेंट्स चार्ज, उतना ज्यादा मास डिपॉजिट होगा, ठीक है। राइट डाउन द अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस डिपॉजिटेड, द अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड at any electrode is directly proportional to the quantity of electricity passed, is directly proportional to the quantity of electricity passed through the electrolyte, quantity of electricity passed through the electrolyte। नेक्स्ट लेवल लिखना, ठीक है। लिखो यहाँ पे एम की जगह डब्ल्यू लिखा हुआ है, मैं भी डब्ल्यू लिख देता हूं। लिखो इफ डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, if w gram of the substance deposited on
deposited on passing q coulomb of electricity, then W लिख लो, वेट डिपॉजिट इक्वल टू, ऐसे लिखो जैसे एक ही चीज है, ठीक है। देन वेट डिपॉजिट इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू Q एंड W इक्वल टू ZQ, एंड यू वेरी वेल नो कि जो Q होता है वो क्या होता है IT के इक्वल, तो W आ गया ZIT, ठीक है। ये कांस्टेंट है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, where Z is a constant known as electrochemical equivalent. चलो जी, बच्चे में रब करो इसको, ठीक है। आगे लिखो सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फैराडे सेकंड लॉ, फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इसको समझने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी बहुत ज्यादा। फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ये लो थोड़ा अलग सा है। हाँ जी बच्चे, आवाज नहीं आ रही? ओके 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 ओके। फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या कहता है, उसके लिए आपको पहले एग्जांपल समझाता हूं, जल्दी समझ आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो ये लॉ ना समझ नहीं आता। मान लो मैंने 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास की, मैंने 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास की, सेम करंट पास करूंगा तो देखते हैं मास के बीच में क्या रिलेशन आता है, ठीक है। अगर ऐसे होता Na पॉजिटिव और K पॉजिटिव या कोई भी लेता है ना, तो इसका भी 1 मोल डिपॉजिट होता है, इसका भी 1 मोल डिपॉजिट होता है। आपको ये बात समझ आई? मेरे को ये बताओ तभी आगे चलूंगा। ये बात समझ आई बच्चे? 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी से हाँ 1 मोल इसका बनेगा, 1 मोल इसका बनेगा, मतलब ये समझ आ गया बच्चे? ठीक है। तो अब मैंने क्या करना है, अब मैंने निकालना कि अगर चार्ज सेम ना हो, मैंने इलेक्ट्रिसिटी पास की 1 फैराडे, किस किस में से? एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, कॉपर 2 पॉजिटिव, सिल्वर सिंगल पॉजिटिव, इन तीनों में से। तो फिर इसका रिलेशन निकालना है, ठीक है। चलो निकालते हैं। एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, तब जाके बनेगा एल्यूमिनियम। मतलब कि इसको 3 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए 1 मोल बनाने के लिए। ये बात समझ आई? अगर ये समझ आ रहा है तब आगे कराने का फायदा है, नहीं तो दोबारा समझाता हूं। ये समझ आया? हाँ, तो 1 फैराडे से बच्चे कितने मोल बनेंगे? 1/3 मोल। 1 फैराडे से 1/3 मोल बनेंगे, ठीक है। इसी तरह कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स कॉपर। इसके 2 फैराडे से इसका 1 मोल बनेंगे। हमारे पास कितना? 1 फैराडे। 1 फैराडे से कितने बने? 1/2 मोल। वेरी गुड। अब तीसरा केस है, वो मैं लिखता हूं ऊपर, ठीक है। ऊपर लिखता हूं, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं इसको रख कर देता हूं ऊपर से, ठीक है। तीसरा केस ऐसे है, सिल्वर है, Ag पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन गिव सिल्वर। तो इसके 1 फैराडे से 1 मोल सिल्वर का बनेगा, ठीक है। आप लोग इसको नोट कर लो। यस, नाउ राइट डाउन फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फिर इसको थोड़ा और सिंपलीफाई करते हैं, राइट। राइट डाउन व्हेन सेम क्वांटिटी, अब देखो जब सेम क्वांटिटी हम पास करते हैं
तो इनके मोल्स तो डिफरेंट है, इसका 1 मोल आया, इसका आधा मोल आया, इसका 1/3 मोल आया, है ना, लेकिन इनके इक्विवेलेंट वेट सेम रहते हैं, ठीक है। जितने इक्विवेलेंट इसके डिपॉजिट होंगे उतने ही इसके होंगे, उतने इसके होंगे। आप निकाल के देख लो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होता है, सिल्वर का इक्विवेलेंट वेट कितना आएगा, इक्विवेलेंट्स कितने आए, सिल्वर का एक इक्विवेलेंट होता है इतने ही ग्राम का, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलता है, गिवन वेट मोलर मास बाय एन फैक्टर, मोलर मास कितना 108, एन फैक्टर कितना 1, तो सिल्वर डिपॉजिट होगा बच्चे 108 ग्राम, ठीक है। कॉपर कितना होगा, कॉपर का वेट कितना होता है 63.5, तो कितने इक्विवेलेंट डिपॉजिट हुए इसके, आधा मोल है ना हमारे पास, आधे मोल का वेट कितना होगा, एक मिनट रुको, ये मैं रब कर रहा हूं, आपको सिंप्लीफाई करके देता हूं। इसका मतलब 1 फैराड इलेक्ट्रिसिटी से 1 मोल सिल्वर का बनता है, आधा मोल बनता है कॉपर का, और 1/3 मोल बनते हैं एल्यूमिनियम के, ठीक है। अब इसके इक्विवेलेंट्स निकालते हैं, इक्विवेलेंट कैसे निकलते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल्स टू गिवन वेट बाय इक्विवेलेंट वेट, कितना वेट डिपॉजिट हुआ 108, 1 मोल, डिवाइड बाय सी इक्विवेलेंट वेट कितना आया 1, हाफ मोल ऑफ CO, ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकलते हैं, हाँ जी देखो, ये हम ग्राम इक्विवेलेंट लिख रहे हैं, ठीक है। तो ग्राम इक्विवेलेंट एक बार मैं दोबारा लिख देता हूं, ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल्स टू गिवन वेट, जितना वेट डिपॉजिट हुआ डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। सिल्वर का इक्विवेलेंट वेट उतना ही होता है क्योंकि एन फैक्टर 1 है, उतना ही आ जाएगा। अब हमने निकाला ग्राम इक्विवेलेंट और कॉपर, अगर आपने ये निकाल लिया आपको बहुत कुछ समझ आने वाला है, ठीक है। ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या आएंगे, गिवन वेट कितना कितना डिपॉजिट हुआ, हाफ, 63.5 का हाफ, आधा मोल डिपॉजिट हुआ ना, 63.5/2, हाँ 63.5/2, 31.75, हाँ ऐसे ही लिखूंगा मैं, वो ज्यादा बेटर है, 31.75, हाँ। अब इक्विवेलेंट वेट निकालो इसका, इसका इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलेगा, मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर, ये भी उतना ही आ गया फिर से, हाँ। तो यहां पे क्या आ जाएगा अगेन 31.75, ये भी कितना आ गया 1। अब हम इधर करते हैं सिल्वर, सॉरी एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के कितने मोल डिपॉजिट हुए 1/3, यानी कि 27 डिवाइडेड बाय 3 वेट कितना आया 9, और इसका इक्विवेलेंट वेट 9। तो आप लोग देख सकते हो ग्राम इक्विवेलेंट सेम रहते हैं, ठीक है। अगर सेम करंट पास करोगे ग्राम इक्विवेलेंट सबके सेम डिपॉजिट होंगे, अगर वो सीरीज में होंगे। बात समझ आई, ये जैसे 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 आप इसके क्वेश्चंस करोगे आपको ये और ज्यादा क्लियर होता जाएगा। अब बच्चे इसकी डेफिनेशन लिख लो, राइट डाउन, लिखो व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड, व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड through different electrolytic solutions, connected in series, comma, the weight of the substances produced at the electrodes are directly proportional to their chemical equivalent weights. इसको आप जितना ज्यादा यूज करोगे लॉ आपको समझ आता जाएगा।
ये थे बच्चे फैराडे के लॉ। आगे है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अभी जो हमने किया था ना NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस की थी, 5-6 केसेस हैं, ये मैं आपको फटाफट करा देता हूँ, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी है, मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा, आ जाएगा समझ। राइट डाउन प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, सबसे पहले आप लोगों को इसमें पार्टिसिपेट करना है, बोलना है साथ में बहुत। मोल्टन NaCl, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl। ओए होए, इसमें एक ही बीकर होता है ना। Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो इसमें करंट पास करेंगे, सोडियम किधर जाएगा, इधर इधर, सोडियम किधर जाएगा, हाँ राइट साइड पे, यानी कि नेगेटिव चार्ज की तरफ। आप लोग देख सकते हो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड पे नेगेटिव चार्ज था, इसमें पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो चार्ज इज नॉट फिक्स्ड ऑन एनोड, ठीक है, ये फिक्स है कि नोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन ही होगी। चलो ये चला गया इधर, ये चला गया इधर। पहले मैं लिखूंगा एनोड पे रिएक्शन। एनोड पे है Cl, Cl2 बना, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए, और कैथोड पे Na पॉजिटिव ने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए और बन गया सोडियम 2, ऐड कर दिया, पूरी रिएक्शन आ गई। 2 NaCl गैस, सोडियम प्लस Cl2। आपको पेपर में आ सकता है ये कहां बना, ये कहां बना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से समझ लो। सोडियम बना कैथोड पे और ये बना एनोड पे। ये बच्चे ध्यान रखना, ये था मोल्टन NaCl। मोल्टन मींस पानी नहीं है इसमें, सिर्फ NaCl मेल्ट किया हुआ है। एक्वस NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस अलग से होती है, ठीक है, कर लो इसको। हाँ जी, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl। आप लोगों को बार बार बीकर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब आप रिवाइज करोगे ना इसको। अभी के लिए मैं बना रहा हूं, हमें बार बार बीकर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको इतने अच्छे से ये समझ आ जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। अब देखो जब एक्वस NaCl होगा तो सॉल्यूशन में मेरे पास होगा H पॉजिटिव होगा, Na पॉजिटिव होगा, Cl नेगेटिव होगा, OH नेगेटिव होगा। यस और नो, बोलो बोलो बोलो, हेलो। हाँ अब बच्चे एक बात, अब यहाँ पे लगेगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में से कंसेप्ट, ठीक है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अब यहाँ पे हमारे पास दो दो वहां जाने वाले दो दो बंदे हैं, H पॉजिटिव है Na पॉजिटिव है, जाएगा वो जिसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है। और इसमें से आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कराई लास्ट लेक्चर में, रिड्यूस होने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा है, Na पॉजिटिव की H पॉजिटिव की। इसका पोटेंशियल होता है आपका ये ना, इसका पोटेंशियल लिख लेना, हो सकता है मैं गलत लिख दूं पर इसके आसपास ही होगा, चेक करना, -2.7 समथिंग हो, मेरे हिसाब से इतना होना चाहिए। इट्स पोटेंशियल इज 2.71, यस राइट, 2.71 है, ठीक है। और हाइड्रोजन का पोटेंशियल होता है 0, तो जो जितना ऊपर होता है उतनी उसकी टेंडेंसी ज्यादा होती है रिड्यूस होने की, ठीक है। तो H पॉजिटिव जाएगा इधर, ये भाई साहब रहेंगे सॉल्यूशन में, ठीक है। नेगेटिव वहां पे कौन गया, कैथोड पे H पॉजिटिव। मैं यहां पे आपको थ्योरी नहीं लिखवा रहा कि H पॉजिटिव जाएगा क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है, वो आपको खुद लिख लेना साथ साथ। कैथोड पे H पॉजिटिव जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन उठाएगा और बन जाएगा H2 गैस, ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे और कंसेप्ट बहुत है, यहाँ पे Cl नेगेटिव OH नेगेटिव। पहले आप मैं इनके ना आपको पोटेंशियल बता रहा हूँ, आप लोग भी ऐसे करना, रिएक्शन ऐसे लिखना और पोटेंशियल साइड पे लिख लेना ताकि रिएक्शन आपकी मिक्स ना हो, ठीक है। देखो जो OH होता है ना, इसका पोटेंशियल होता है 1.23,
ये रिएक्शन आप लिख लेना 2H2O O2 प्लस 4 O2 प्लस 4 H पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स इसका ई नोट होता है 1.23 और जो क्लोरीन है क्लोरीन होता है 1.36 ठीक है। Cl नेगेटिव एक्वस आप लोग चाहो तो यहाँ 2 लगा सकते हो आपकी मर्जी। Cl2 गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स ये इनके रिडक्शन पोटेंशियल है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं है। इसका होता है 1.36। अब यहाँ पे क्वेश्चन है ध्यान से समझना। अभी तक हमने क्या किया हमने कुछ नहीं किया बच्चे। हमारे पास 4 आयंस थे हमें पता है ये इधर जाएंगे ये इधर जाएंगे। इनमें से वो जाएगा जिसकी टेंडेंसी ज्यादा होगी। H पॉजिटिव की टेंडेंसी ज्यादा थी वो चला गया। बात समझ आई? इसमें कुछ नहीं समझ आया पूछ लो। उधर कैथोड पे कैथोड वाला समझ आ गया सारा? बोलो। हाँ अब एनोड पे देखो हमारे पास 2 इक्वेशन है। अब आप लोग बताओ ऑक्सीडेशन किसकी होती है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम हो? यस जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम हो उसकी होती है ना। तो ये हाँ तो ये वाली रिएक्शन बच्चे होनी चाहिए थी। ये रिएक्शन होनी चाहिए थी लेकिन ये नहीं होती। ये रिएक्शन नहीं होती क्योंकि वाटर की जो इलेक्ट्रोलिसिस होती है वाटर बहुत धीरे 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 टूटता है। वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस बहुत ज्यादा स्लो होती है इसलिए ये जो प्रोसेस है ये फिजिबल नहीं है स्पॉन्टेनियस है। ये इतना ज्यादा फास्ट नहीं होता इस कारण Cl2 बनेगी। ठीक है आप लोग लिखोगे लिखो although the potential of water although the potential of water is lower although the potential of water is lower than chlorine yet Cl2 is liberated at the anode because water dissociates very slowly yeah at a very slow rate water dissociates very slowly and hence require over voltage को अंडरलाइन कर लेना and hence require over voltage। तो ये वाली रिएक्शन होगी। तो इसका मतलब ये हुआ जब हम इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो कैथोड पे बनेगी हाइड्रोजन गैस एनोड पे बनेगी क्लोरीन गैस। ठीक है बच्चे इसको नोट कर लो जल्दी।